नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। दर्शकों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दर्शकों, जिस बहू को ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया था, उसी की बेटी 25 साल बाद आईपीएस बनकर उन अपराधियों के घर पहुंची। फिर जो हुआ जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दर्शकों, 25 साल पहले की दिल दहला देने वाली रात आज भी गांव वालों की यादों में जिंदा थी। 15 अगस्त 1098 की आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तभी शर्मा परिवार के घर से चीखों की आवाज गूंजी। पड़ोसियों ने देखा तो पूरा घर आग की लपटों में घिरा हुआ था। बीच आंगन में रीता शर्मा की जलती हुई लाश धीरे धीरे राख में तब्दील हो रही थी। पुलिस ने इसे स्टोव फटने से हुआ दुर्घटनाजनक मौत बताकर केस बंद कर दिया। लेकिन गांव वाले जानते थे ये दहेज के लिए की गई सुनियोजित हत्या थी। उस रात का एकमात्र चश्मदीद गवाह था रीता की 5 साल की बेटी गायत्री, जिसने अपनी आंखों से देखा था कैसे उसके दादा और चाचा ने उसकी मां पर पेट्रोल डालकर माचिस की तीली से आग लगा दी थी। आ, आ, आईपीएस अधिकारी बनकर उसी गांव लौटी है। उसके चेहरे पर जो ठंडी आग धक रही थी, वह बदले की नहीं बल्कि न्याय की आग थी। गायत्री को अपनी मां की एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्नों पर समय के दाग थे, पर सच्चाई आज भी चमक रही थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मैं मर गई तो समझ लेना यह आत्महत्या नहीं। वाले न सिर्फ दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे, बल्कि गांव की 200 एकड़ जमीन हड़पने के लिए नकली दस्तावेज बना रहे थे। सबसे चौंकाने वाला खुलासा था, आज मैंने सरपंच और अपने पति को 30-25 लाख की रिश्वत लेते देखा। मैंने धमकी दी कि मैं पुलिस को बता दूंगी। उन्होंने कहा तुम जिंदा नहीं बचोगी। गायत्री की आंखों से आंसू नहीं बल्कि आंख तहरी की तस्वीर के सामने पढ़ लिया, मां तुम्हारी बेटी आज सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि उन सभी बेटियों का बदला लेगी जिनकी आवाज को इस समाज ने दबा दिया। गायत्री ने जब केस की पुरानी फाइलें मंगवाई तो पता चला कि महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब थे। जिस ड्यूटी ऑफिसर ने उस रात एफआईआर दर्ज की थी, वह अचानक 1 साल बाद कार एक्सीडेंट में मुड़ गया था। जांच में पाया कि ब्रेक काट दिए गए थे। गायत्री ने उस रात के गवाहों से मिलना शुरू किया। कमला दाई ने बताया, तुम्हारी मां ने आखिरी वक्त तक लड़ाई लड़ी। वह जलते हुए भी चिल्ला रही थी, मेरी बेटी को बचाओ। रामू काका ने डरते डरते बताया। मां मां मा, मालिक ने पेट्रोल छिड़का और सरपंच ने माचिस दी। लेकिन जैसे ही गायत्री सच के करीब पहुंची, गोलियां चलाई गई। दूसरी रात उसके दरवाजे पर खून से लिखा पत्र मिला, 25 साल पहले तुम बच गई थी, इस बार नहीं बचोगी। गायत्री ने जब गांव के उस कुएं की तलाशी ली जिसके बारे में उसकी मां ने डायरी में रहस्यमय तरीके से लिखा था, कुएं के पत्थरों के नीचे दफन है। सच तो उसे वहां से एक जंग लगी हुई धातु की डिब्बी मिली। उस डिब्बी में 25 साल पुराने कुछ कागजात थे, जिन्हें पढ़ते ही गायत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये दस्तावेज साबित करते थे कि उसके पिता और सरपंच ने मिलकर गांव की 200 एकड़ जमीन बेनामी दस्तावेजों के जरिए हटपट ली थी। लेकिन सबसे भयावह खुलासा था, एक लिस्ट जिसमें 12 खुला औरतों के नाम थे। ये सभी वो महिलाएं थी जिन्हें पिछले 20 सालों में इसी गांव में रहस्य में दिया गया था। हर नाम के आगे एक तारीख और रकम लिखी थी। गायत्री समझ गई, ये कोई साधारण दहेज केस नहीं बल्कि एक संगठित महिला तस्करी और जमीन हड़पने का घिनौना रैकेट था। उसी शाम जब गायत्री थाने लौटी तो उसने देखा कि उसका कमरा किसी ने तहस नहस कर दिया था। उसकी टेबल पर एक नोट पड़ा था, तुम्हारी मां को भी ऐसे ही धमकाया गया था तो वरना। गायत्री ने नोट को जेब में रख लिया, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर तंगी घड़ी पर पड़ी। घड़ी का पेंडुलम अजीब तरह से रुक रुक कर चल रहा था। जब उसने घड़ी हटाई तो पीछे एक छोटा कैमरा लगा हुआ था, कोई उस पर नजर रख रहा था। गायत्री ने तुरंत अपने विश्वसनीय सहयोगी हवलदार सूरज को बुलाया, लेकिन वह आधे घंटे बाद भी नहीं आया। जब गायत्री ने उसका फोन लगाया तो पता चला कि सूरज को एक्सीडेंट का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। रात के 2 बजे जब गायत्री अपने फ्लैट में अकेली बैठी सबूतों को व्यवस्थित कर रही थी, तभी उसे लगा जैसे कोई उसके दरवाजे पर खड़ा है। दरवाजे के क्रैक से एक काला लिफाफा अंदर आया। लिफाफे में एक पुरानी फोटो थी, गायत्री की मां की लाश के साथ खड़े हुए वे सभी लोग जो आज गांव के सम्मानित नागरिक कहलाते थे। फोटो के पीछे लिखा था,
तुम्हारी माँ की तरह तुम भी हमारे कलेक्शन का हिस्सा बनोगी। गायत्री ने गुस्से से फोटो को मुट्ठी में भी लिया, लेकिन तभी उसका ध्यान फोटो के एक कोने पर पड़ा। वहां एक युवा पुलिस अधिकारी भी खड़ा था, जिसकी शक्ल आज के डीएसपी राजीव सिन्हा से मिलती थी। क्या राजीव 25 साल पहले भी इस साजिश का हिस्सा था? अगली सुबह जब गायत्री ने राजीव के बारे में जांच शुरू की तो पता चला कि वह वास्तव में 1098 में इसी थाने में तैनात था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब गायत्री को पता चला कि राजीव और उसके पिता एक ही पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी के छात्र रहे थे। क्या यह सिर्फ संयोग था या कोई गहरा रिश्ता गायत्री ने तय किया कि वह राजीव को उसी के खेल में हराएगी? उसने एक नाटकीय प्लान बनाया। वह खुद को मारे गए होने का नाटक करेगी ताकि असली अपराधी अपने गुप्त ठिकाने से बाहर आए। लेकिन क्या यह प्लान काम करेगा? और क्या राजीव वास्तव में उसके पिता की हत्या में शामिल था? अगले 24 घंटे गायत्री के जीवन के सबसे खतरनाक घंटे साबित होने वाले थे। गायत्री ने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए एक ड्रामेटिक सीन तैयार किया। उसने अपनी कार को गांव के बाहर एक खाई में गिरा दिया और खुद पर खून के निशान बनाए। फिर उसने अपने एकमात्र विश्वसनीय सहयोगी हवलदार विजय को गुप्त रूप से मीडिया को लीक कर दिया कि आईपीएस अधिकारी गायत्री शर्मा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। खबर आग की तरह फैली। गांव वालों की प्रतिक्रियाएं देखने लायक थी। कुछ लोगों ने खुशी से मिठाइयां बांटी तो कुछ ने संदेह से सिर हिलाया। लेकिन असली नाटक तो तब शुरू हुआ जब रात के अंधेरे में सरपंच गायत्री के चाचा और डीएसपी राजीव एक गुप्त बैठक के लिए शर्मा हवेली में जमा हुए। गायत्री, जो पास के पेड़ पर छिपकर सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, ने सुना कैसे वे जश्न मना रहे थे। सरपंच ने शराब का घूंट लेते हुए कहा, आखिरकार वह औरत मर गई। अब उन जमीनों के दस्तावेज हमेशा के लिए सुरक्षित है। तभी राजीव ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया, मैंने 25 साल पहले भी उसकी मां को मरवाने में मदद की थी। उसके पिता ने हमारे खिलाफ गवाही देने की धमकी दी थी, इसलिए उसे भी रास्ते से हटा दिया गया। यह सुनकर गायत्री के हाथ से पकड़ा कैमरा लगभग गिर ही गया। उसके पिता की मौत भी कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या थी। अब गायत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कैसे बिना किसी को शक हुए इन सबूतों को कोर्ट तक पहुंचाया जाए। उसने एक साहसिक फैसला लिया। अगली सुबह जब पूरा गांव उसकी मौत पर शोक मना रहा था, गायत्री अचानक थाने में प्रवेश कर गई। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, जैसे वह कह रही हो, मैं जिंदा हूं और अब तुम्हारा समय खत्म हुआ। सरपंच और उसके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया। गायत्री ने अपने हाथ में माइक लेते हुए कहा, कल रात की पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी है। आप लोगों ने खुद ही अपने जुर्म कबूल कर लिए हैं। फिर उसने अपनी वर्दी को सहलाते हुए कहा, यह वर्दी सिर्फ एक पावर नहीं बल्कि न्याय नहीं मिला। आज मेरी मां की आत्मा शांत हो गई। पुलिस ने तुरंत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, कुछ शर्म के तो कुछ राहत के। गायत्री ने अपनी मां की डायरी को आसमान की तरफ उठाते हुए कहा, मां, आज तुम्हारी बेटी ने साबित कर दिया कि सच की हमेशा जीत होती है। राजीव के उस रहस्यमयी इशारे ने गायत्री के मन में नई उथल पुथल पैदा कर दी। जब वह केस की फाइलों को व्यवस्थित कर रही थी, उसकी नजर एक पुराने मानचित्र पर पड़ी जिसमें गांव की सीमाओं को अजीब तरह से दर्शाया गया था। मानचित्र के एक कोने पर लाल स्याही से लिखा था, खंदक वाली जमीन प्रोजेक्ट। रुद्र। गायत्री ने तुरंत अपनी टीम को साथ लेकर उस स्थान का मुआयना फैसला किया। जब वे उस खंदक तक पहुंचे तो देखा कि वहां का परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका था। एक विशाल कंक्रीट की दीवार से घिरे हुए उस क्षेत्र पर सरकारी भूमि प्रवेश वर्जित का बोर्ड लगा हुआ था। गायत्री के आदेश पर जब दीवार तोड़ी गई तो अंदर का नजारा देखकर सभी दंग रह गए। वहां एक विशाल भूमिगत प्रयोगशाला बनी हुई थी जहां अवैध रासायनिक हथियार बनाए जा रहे थे। प्रयोगशाला की दीवारों पर लगे लोगों से पता चला कि यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ट्राइडेंट केमिकल्स का गुप्त ठिकाना था। गायत्री ने जब प्रयोगशाला के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करवाया तो पता चला कि यह पूरा ऑपरेशन एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट द्वारा चलाया जा रहा था, जिसमें कुछ उच्चस्तरीय राजनेता, नौकरशाह और व्यापारी शामिल थे। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब गायत्री को एक फाइल मिली जिसमें उसके पिता को जिंदा जलाए जाने से पहले यातनाएं देते हुए दिखाया गया था। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा था कि कैसे उसके पिता ने इस अवैध प्रयोगशाला के बारे में जानकारी मीडिया को लीक करने की धमकी दी थी।
अचानक गायत्री का फोन बजा। एक अपरिचित नंबर से आई मिस्ड कॉल। जब उसने वापस कॉल किया तो फोन पर एक स्त्री की कांपती आवाज सुनाई दी। वे तुम्हें भी मार देंगे। मैं उस रात बच गई थी जब तुम्हारी माँ को जलाया गया था, मैंने देखा था। कैसे अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। गायत्री ने तुरंत उस नंबर का पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि यह नंबर एक स्थानीय मानसिक अस्पताल से आया था। अगले ही पल गायत्री के स्मार्टफोन पर एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, बस जानना चाहती हो तो कल रात 12 बजे पुराने श्मशान घाट पर अकेले आना। गायत्री समझ गई कि यह या तो एक चाल था या फिर उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य। उसने अपने एकमात्र विश्वसनीय सहयोगी हवलदार सूरज को गुप्त रूप से बैकअप के लिए तैयार रहने को कहा। लेकिन वह जानती थी कि इस जोखिम भरे मिशन में उसकी जान को वास्तविक खतरा था। रात के गहन अंधेरे में जब गायत्री श्मशान घाट पहुंची तो वहां उसे एक वृद्ध महिला मिली जो खुद को कमला बता रही थी। कमला ने गायत्री को एक पुराना फोटो एल्बम दिखाया जिसमें गायत्री की मां के साथ कई अन्य महिलाओं की तस्वीरें थी। कमला ने रोते हुए बताया, हम सभी नर्सें थी जिन्हें इस प्रयोगशाला में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। जब तुम्हारी मां ने इसके बारे में बाहर बताने की कोशिश की तो अचानक एक गोली की आवाज गूंजी और कमला गायत्री की बाहों में गिर पड़ी। अंधेरे से एक आवाज गूंजी, अब तुम्हारी बारी है। आईपीएस मैडम कमला के मृत शरीर को थामे गायत्री ने जब अंधेरे की ओर देखा तो उसकी आंखों के सामने एक छाया तेजी से भागती हुई दिखाई दी। उसने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। गायत्री ने मुड़कर देखा तो सामने खड़ा था हवलदार सूरज, जिसके चेहरे पर असली सच्चाई का भय था। मैडम यहां से तुरंत चलिए, वे आपको मार डालेंगे, सूरज ने हाफते हुए कहा। गायत्री ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? सूरज ने अपना फोन दिखाया जिस पर एक मैसेज था, गायत्री शर्मा को बचाओ। शान घाट के यह के कौन था? क्या कमला ने मरने से पहले यह मैसेज भेजा था? गायत्री ने कमला की मुट्ठी में छोटा पेन ड्राइव पाया जिस पर खून से रुद्र लिखा हुआ था। अगले ही पल श्मशान घाट के चारों ओर से गोलियां चलनी शुरू हो गई। गायत्री और सूरज ने एक टूटी हुई मकबरे के पीछे छिपकर जवाबी गोलियां चलाई। गायत्री ने अपने रेडियो पर बैकअप मंगा लेकिन सिग्नल ब्लॉक था। तभी सूरज गोली लगने से गिर पड़ा। मैडम, पेन ड्राइव सुरक्षित जगह है, उसने अपनी आखिरी सांसों में कहा। अकेली पड़ चुकी गायत्री ने जब पेन ड्राइव को चलाया तो उसमें एक वीडियो फाइल मिली जिसमें एक युवा वैज्ञानिक जो गायत्री के पिता जैसा दिखता था कह रहा था, प्रोजेक्ट रुद्र एक जैविक हथियार है जिसे गांव की नदी में मिलाकर पूरे क्षेत्र को संक्रमित किया जा सकता है। मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा। वीडियो के अंत में उसी बहुराष्ट्रीय कंपनी का लोगो दिखाई दिया जिसके बोर्ड में गायत्री के ससुराल वालों के नाम थे। अचानक गायत्री के सिर के पास एक गोली आकर लगी। वह समझ गई कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने अपनी पिस्तौल में आखिरी गोली भरी और खड़ी हो गई, आ जाओ, आज मैं तुम सबका अंत कर दूंगी। उसने चिल्लाते हुए अंधेरे में गोलियां चलाई। तभी अचानक पुलिस की गाड़ियों की सायरन बजने लगी। गायत्री ने देखा कि उसके सामने खड़े सभी हमलावर भागने लगे थे, लेकिन तभी एक आदमी ने उस पर पिस्तौल तान दी। वह कोई और नहीं बल्कि डीएसपी राजीव था। तुम्हारी जिद ने सब बर्बाद कर दिया, राजीव ने गुस्से में कहा। गायत्री ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी एक गोली की आवाज हुई। जब उसने आंखें खोली तो राजीव जमीन पर गिरा हुआ था और उसके सामने खड़ा था एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में पिस्तौल थी। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूं और अब तुम्हारा भी, उसने कहा। गायत्री ने पेन ड्राइव को मजबूती से पकड़ लिया। यह सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि उसके पिता की विरासत थी। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, उसने कहा जबकि दूर से पुलिस की गाड़ियों की रोशनी नजदीक आ रही थी। अस्पताल के बेड पर बैठी गायत्री ने उस बूढ़े आदमी की ओर देखा जिसने कल रात उसकी जान बचाई थी। उसकी आंखों में सवाल था, आप कौन है और मेरे पिता से आपका क्या संबंध है? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस लेते हुए अपना परिचय दिया। मैं डॉक्टर अरुण सक्सेना, तुम्हारे पिता का सहपाठी और प्रोजेक्ट रुद्र का मुख्य वैज्ञानिक था। हम दोनों ने मिलकर यह प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन जब हमें पता चला कि इसे जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो तुम्हारे पिता ने इसे लीक करने का फैसला किया। उसने एक पुराना फोल्डर निकाला जिसमें गायत्री के पिता का हस्तलिखित पत्र था। अगर मैं मर गया तो यह फाइल मेरी बेटी गायत्री को दे देना। वही सच को दुनिया के सामने ला सकती है। गायत्री ने फाइल खोली तो उसमें एक चौंकाने वाला सच था। प्रोजेक्ट रुद्र सिर्फ एक जैविक हथियार नहीं
बल्कि एक जनसंख्या नियंत्रण प्रोजेक्ट था, जिसके तहत गांव की महिलाओं को 5 बनाने वारी दवाई दी जा रही थी। गायत्री की मां ने इसकी जानकारी मीडिया को देने की कोशिश की थी, इसलिए उसे मार दिया गया। डॉक्टर सक्सेना ने आगे बताया, तुम्हारे पिता ने इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। उन्होंने प्रयोगशाला को उड़ा दिया, लेकिन वे खुद भी मारे गए। मैं 25 साल से छुपकर इस सच को बचाए हुए था। तभी गायत्री का फोन बजा। एक अपरिचित आवाज ने कहा, तुम्हारी मां की तरह तुम भी मर जाओगी। हम तुम्हारे पिता की तरह तुम्हें भी जिंदा जला देंगे। गायत्री ने गुस्से से फोन फेंक दिया। अब बस उसने डॉक्टर सक्सेना से कहा, मैं इस प्रोजेक्ट को जड़ से खत्म कर दूंगी। उसी रात गायत्री ने अपनी टीम के साथ मिलकर प्रोजेक्ट रुद्र की मुख्य प्रयोगशाला पर छापा मारा। जब वह अंदर पहुंची तो देखा कि वहां दर्जनों गर्भवती महिलाएं बंद थी, जिन पर अमानवीय प्रयोग किए जा रहे थे। एक महिला ने रोते हुए बताया, हमें बताया गया ये सरकारी योजना है, लेकिन यहाँ हमारे बच्चों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। गायत्री की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने तुरंत मीडिया को बुलाया और सारे सबूत लाइव दिखाए। पूरा देश हिल गया। लेकिन तभी एक बड़ा खुलासा हुआ। इस प्रोजेक्ट के पीछे एक बड़े नेता का हाथ था, जो अब देश का गृह मंत्री बनने वाला था। गायत्री ने कैमरों के सामने ऐलान किया, चाहे मुझे मरना पड़े, लेकिन मैं हर गुनहगार को सजा दिलाकर रहूंगी। गृह मंत्री के खिलाफ गायत्री के खुलासे ने पूरे देश को झोर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय से तत्काल आदेश आया, रुद्र से जुड़े सभी अधिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाई गई, जिसकी कमान गायत्री को सौंपी गई। जब गायत्री अपनी टीम के साथ गृहमंत्री के आवास पर पहुंची तो वहां का दृश्य चौंकाने वाला था। गृहमंत्री ने खुद को गोली मार ली थी, लेकिन उसके टेबल पर एक वीडियो कन्फेशन रखा हुआ था। मैंने यह सब सिर्फ पैसे के लिए नहीं किया, मुझे धमकाया गया था। इससे भी बड़े लोग इस प्रोजेक्ट के पीछे हैं। वीडियो देखकर गायत्री समझ गई कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने अपनी माँ की डायरी का आखिरी पन्ना खोला, जिस पर लिखा था, बेटी, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझ लो कि सच जानना खतरनाक है, लेकिन डरना मत, क्योंकि सच ही एकमात्र ऐसी ताकत है जो तुम्हें आजाद कर सकती है। 3 महीने बाद जब गायत्री को राष्ट्रपति भवन में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, तो उसने अपने भाषण में कहा, यह पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं, उन सैकड़ों माओं और बेटियों का है जिनकी आवाजें कभी सुनी नहीं गई। आज मैं अपनी माँ से वादा करती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में सांस है, मैं न्याय के लिए लड़ती रहूंगी। उसी शाम गायत्री अपनी माँ की समाधि पर गई। उसने उस पुराने अनाथालय का दौरा किया जहां उसने अपना बचपन बिताया था। वहां की मैनेजर ने उसे एक पुराना बॉक्स दिया, जिसमें उसकी माँ की निजी चीजें थी। उनमें एक पत्र था जो गायत्री के जन्मदिन पर लिखा गया था, मेरी प्यारी बेटी, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। चाहे मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। जिंदगी में कभी हार मत मानना, क्योंकि तुम सच्चाई की मसीहा हो। गायत्री ने आंसू पोंछते हुए आसमान की ओर देखा। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, जैसे उसकी माँ उसे आशीर्वाद दे रही हो। धन्यवाद माँ, आज तुम्हारी बेटी ने अपना वादा पूरा कर दिया। उसने एक नई शुरुआत करते हुए नारी शक्ति ट्रस्ट की स्थापना की, जो दहेज और महिला हिंसा के शिकार लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करता है। आज भी जब कोई पीड़ित महिला न्याय की गुहार लगाती है, तो गायत्री उसके लिए वो अग्नि की बेटी बनकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि सच की जीत हमेशा होती है। बस लड़ने का हौसला चाहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सिर्फ हमारा अधिकार नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य है। हर बेटी में वह ताकत होती है जो पूरे समाज को बदल सकती है।